नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, बातें प्रेमचंद जी की इस पाठ के अंतर्गत हमने पहले वीडियो के माध्यम से यह पढ़ा कि मुंशी प्रेमचंद जी की मुलाकात नाथसार जी से किस प्रकार हुई और चंद्रहासन जी से किस प्रकार हुई। इसके साथ ही साथ मुंशी प्रेमचंद जी की माता जब उनके ननिहाल जाती थी तो उनके गाँव वालों का क्या विचार होता था, यह पढ़ा। इसके बाद हमने यह पढ़ा कि जब मुंशी प्रेमचंद जी छोटे थे तो कितने शरारत किया करते थे अपने बाल्यावस्था में। गांव के लोगों के मटर उखाड़ लिया करते थे, दूसरे के खेत में जाकर गन्ने तोड़कर चूसते थे। इसके साथ ही साथ उनके खेल के बारे में हमने कि किस प्रकार से गिल्ली डंडा का खेल खेलते थे और कितने निपुण थे गिल्ली डंडा खेलने में। इसके साथ ही साथ आम के बागों में जाकर किस प्रकार से वो रखवाल के होते हुए भी वे आम का फल तोड़कर भाग जाया करते थे। अब हम इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि श्री अवध नारायण मुदगल जी ने प्रेमचंद जी के बारे में और क्या क्या लिखा है। प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। इस पाठ के पहले वाले भाग में यानी पहले वाले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जब मुंशी प्रेमचंद जी गिल्ली डंडा का खेल खेलते थे या गुल्ली डंडा का खेल खेलते थे, जब वो टोल मारते थे तो जो गिल्ली थी वह लगभग 100-150 गज दूर जाकर गिरती थी। अब हम इस वीडियो में इस नए पैराग्राफ से शुरुआत करते हैं। बचपन में मिले कजाकी की याद उन्हें कभी नहीं भूली। उन दिनों उनके पिता आजमगढ़ की तहसील में थे। नवाब पिता के पास थे। बचपन में अपने पिताजी के साथ मुंशी प्रेमचंद जी रहते थे। उन दिनों में एक कजाकी नाम के एक डाकिया थे, पोस्ट ऑफिस में काम करने थे। उनके द्वारा बिताए गए पल मुंशी प्रेमचंद जी कभी नहीं भूले। चलिए हम आगे देखते हैं। और डाकिया कजाकी बड़ा ही हंसमुख और जिंदा दिल था। वह रोज शाम को डाक का थैला लेकर आता, रात भर रहता और सवेरे डाक लेकर चला जाता। जो डाकिया कजाकी थे बहुत ही हंसमुख, हमेशा उनका चेहरा देखने पर ऐसा लगता है कि हमेशा हंसते रहते। जिंदा दिल मतलब प्रसन्नचित्त, वो हर स्थिति में हमेशा खुश रहते थे। जिंदा दिल का अर्थ प्रसन्नचित्त। वह रोज शाम को डाक का थैला लेकर आता, रात भर रहता और सवेरे डाक लेकर चला जाता। वो एक डाकिया कजाकी प्रत्येक दिन शाम के समय पोस्ट ऑफिस में या डाकघर में जो भी डाक आए रहते उसको थैले में डालकर प्रतिदिन सवेरे यहाँ मुंशी प्रेमचंद जी के घर पर आता और सुबह सुबह फिर डाक लेकर वो अपने काम पर यानी पोस्ट ऑफिस में चले जाते। ज्यों शाम के 4 बजते नवाब सड़क पर खड़े होकर कजाकी का इंतजार करने लगते। जैसे ही शाम के 4 बजते कजाकी का आने का टाइम होता, नवाब यानी मुंशी प्रेमचंद जी सड़क पर होकर कजाकी के आने की इंतजार यानी प्रतीक्षा करने लगते। थोड़ी ही देर में कजाकी कंधे पर बल्लम रखे अपनी झुनझुनी बजाता दिखाई देता। जैसे ही वह उन्हें देखता दौड़ने लगता। जैसे ही मुंशी प्रेमचंद जी को कजाकी सामने से आते हुए दिखाई देते, कजाकी कैसे आते, हाथ में बल्लम भाला लिए हुए और अपनी झुनझुनी बजाते हुए आते। मुंशी प्रेमचंद जैसे ही कजाकी को देखते दौड़कर उनके कजाकी की तरफ आगे बढ़ जाते और कजाकी भी मुंशी प्रेमचंद जी की ही तरह दौड़ते हुए मुंशी प्रेमचंद जी की तरफ आगे बढ़ता। यानी दोनों लोग अपने स्थान से दौड़ लगा लेते। वह भी उनकी ओर दौड़ लगाता। अगले ही पल कजाकी का कंधा नवाब का सिंहासन बन जाता। अगले ही पल जैसे ही कजाकी और नवाब की मुलाकात होती थी, मुंशी प्रेमचंद जी की मुलाकात होती थी, कजाकी मुंशी प्रेमचंद जी को उठाकर अपने कंधे पर बिठा लेते और कजाकी का जो कंधा होता था मुंशी प्रेमचंद जी के लिए सिंहासन होता। सिंहासन मतलब राजा के बैठने का स्थान, राजा का सिंहासन बन जाता। वे अपने आप को हवा के घोड़े पर महसूस करते। हवा के घोड़े पर महसूस करना का अर्थ है कल्पना करना। मुंशी प्रेमचंद जी कल्पना करते, सोचते कि इस समय मैं राजा के सिंहासन पर बैठा हूँ। ये मुहावरा हवा के घोड़े पर बैठना मतलब कल्पना करना। आगे देखते हैं। डाक का थैला रखकर वह बच्चों के साथ किसी मैदान में निकल जाता, उनके साथ खेलता, बिरहे सुनाता और कहानियाँ सुनाता। और चोरी, डाके, मारपीट और भूत प्रेतों की सैकड़ों कहानियाँ याद थी। उनकी कहानियों में
चोर और डाकू सच्चे योद्धा थे जो लूटकर दीन दुखी प्राणियों का पालन करते थे। नवाब को उनकी कहानियों में ही सबसे ज़्यादा मज़ा आता था। वे किस्से उनके अंदर भविष्य के कहानीकार का बीज रोप रहे थे। कजाकी मुंशी प्रेमचंद जी के घर पर आकर डाक वाला थैला, मतलब जिस थैले में सब पोस्ट किए हुए सामान लिए रहते थे, उनके घर में रखकर उनके साथ खेलता, यानी मुंशी प्रेमचंद जी के साथ और भी कुछ बच्चों के साथ लेकर वह मैदान में निकल जाते और उन बच्चों के साथ खेलते, उन बच्चों को बिरहे सुनाते। बिरहा एक प्रकार का गीत होता है जो किसी घटना पर आधारित होता है। उस समय बहुत बिरहा का प्रचलन था, लोग दूर दूर तक बिरहा सुनने के लिए जाते थे। आज भी हमारे गांव में हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बिरहा सुनते हैं, बिरहे सुनाता है और सभी बच्चों को कजाकी कहानियाँ सुनाता। उससे मतलब कजाकी को, उस डाकिये को चोरी, डाके, मारपीट और भूत प्रेतों की सैकड़ों कहानियाँ आई थी। कजाकी को चोरी की, डाके की, मतलब डाकुओं की, और मारपीट करने वाले की और भूत प्रेतों की सैकड़ों कहानियाँ याद थी। उनकी कहानियों में चोर और डाकू सच्चे योद्धा थे। कजाकी की कहानियों में जो चोर डाकू होते थे वो सच्चे योद्धा, मतलब एक ईमानदार योद्धा हुआ करते थे, लड़ाकू हुआ करते। योद्धा मतलब लड़ाकू, लड़ने वाला। वो लड़ाकू जो लूट कर जो सामान अमीरों से लूटते थे, जो संपत्ति, जो रुपया पैसा अमीरों से लूटते थे, उस रुपये पैसे का इस्तेमाल वो दीन दुखियों को, समाज में रहने वाले असहाय व्यक्तियों को, जिसके पास खाने की व्यवस्था नहीं थी, जो एकदम गरीब तबके के लोग रहते थे, ऐसे लोगों की वे पालन करते थे, मतलब खाने पीने की बंदोबस्त करते थे। कौन? ये कजाकी की कहानियों में जो चोर डाकू होते थे वो। नवाब को उनकी कहानियों में मज़ा आता था। मज़ा आना मतलब आनंद आया था। नवाब को मतलब मुंशी प्रेमचंद जी को कजाकी की कहानियों में बहुत ही आनंद आता था। वे किस्से, किस्सा मतलब कहानियाँ, किस्सा मतलब कहानी, किस्से मतलब कहानियाँ, वे किस्से उनके अंदर भविष्य के कहानीकार के बीज रोप रहे थे। कजाकी जो मुंशी प्रेमचंद जी को बचपन में कहानियाँ और किस्से सुनाया करते थे, वे किस्से मुंशी प्रेमचंद जी को भविष्य में एक कहानीकार बनने की प्रेरणा दे रहे थे। अब कुछ बचपनी शौक देख लिए जाएं। यहाँ पर कहते हैं कि अब मुंशी प्रेमचंद जी के बचपन के कुछ शौक, जो उनका बहुत शौक था, जिसके वो शौकीन थे, जो उनको बहुत पसंद था, वो देख ले जाए। नवाब को गुड़ खाने का बेहद शौक था। नवाब को गुड़ खाने का बहुत शौक था, बेहद मतलब बहुत शौक था। गुड़ चुरा कर भी खाया करते थे। कहते थे गुड़ मिठाइयों का बादशाह है। नवाब अपने ही घर में, मुंशी प्रेमचंद जी अपने ही घर में चोरी से गुड़ खाया करते थे और कहते थे गुड़ सभी मिठाइयों का बादशाह मतलब राजा है। गुड़ की चोरी का एक वाकया उन्होंने बयां किया है। गुड़ की चोरी का, गुड़ चुराकर खाने का एक वाकया, एक किस्सा, एक कहानी, एक बात उन्होंने यहाँ पर बयां किया, मतलब जिक्र किया है, बताया है। आगे देखिए क्या बात बताया उन्होंने। अम्मा 3 महीने के लिए अपने मायके या मेरे ननिहाल गई थी और मैंने 3 महीने में 1 मन गुड़ का सफाया कर दिया था। कहते हैं अम्मा 3 महीने के लिए अपने मायके, मतलब अपने मायके, या हम कह सकते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के ननिहाल गई थी और 3 महीने में मुंशी प्रेमचंद जी अकेले 1 मन यानी 40 किलो, 1 मन बराबर 40 किलो गुड़ का सफाया कर लिया। सफाया कर दिया मतलब खा लिया, सफाचट कर दिए। 3 महीने में 40 किलो गुड़ मुंशी प्रेमचंद जी अकेले खा गए। और कितने बड़े थे? 8 साल से छोटे थे। जाते वक्त माने जाते समय ननिहाल, मुंशी प्रेमचंद जी के ननिहाल उनकी माता जब जा रही थी, यानी अपने मायके जब जा रही थी, जाते वक्त अम्मा ने 1 मन गुड़ लेकर मटके में रखा, उसके मुंह पर 1 सकोरा रखकर मिट्टी से बंद कर दिया। मुझे सख्त ताकीद कर दी कि मटका न खोलना। कहते हैं कि जब उनकी माताजी जब उनके ननिहाल जा रहे थे तो 1 मन गुड़ ली और एक मिट्टी के मटके में रखकर और मिट्टी के ही
एक पतले मतलब छिछले बर्तन से, जिसको हम परई कहते हैं, जिस तरह से प्लेट होता है उसी तरह से मिट्टी का एक परई होती थी पहले तो ये सब प्लास्टिक के, स्टील के या फिर एल्युमिनियम के सब बर्तन नहीं हुआ करते थे। तब मिट्टी के बर्तन में सभी लोग अपने सामान और अनाज रखा करते थे। तो उनकी माताजी ने मिट्टी का एक मटका खरीदा, उसमें 1 मन मतलब 40 किलो गुड़ भरकर और मिट्टी के ही ढक्कन से रखकर और मिट्टी का लेप लगाकर उसको बंद कर दिया। और मुंशी प्रेमचंद को सख्त मतलब कड़क ताकीद मतलब चेतावनी दी थी कि मटका मत खोलना, कुछ भी हो जाए लेकिन मटका खोलना मत। मेरे लिए थोड़ा सा गुड़ एक हांडी में रख दिया था। हांडी मतलब मिट्टी का बना हुआ छोटा सा मटके से छोटा जो बर्तन होता है उसको हांडी कहते हैं, उसका मुंह चौड़ा रहता है इस हांडी का। तो कहते हैं कि श्री अवध नारायण मुदगल जी लिखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी की माता ने मुंशी प्रेमचंद जी को खाने के लिए एक हांडी में थोड़ा सा गुड़ रख दिया था कि आप मटका मत खोलना, इस हांडी में आपके लिए मैंने गुड़ रखा है, इसको आप खाते रहना। वह हांडी मैंने 1 हफ्ते में ही सपाचट कर दी। उस हांडी में उनके माताजी ने जितना गुड़ उनको खाने के लिए रखा था अलग से, वो 1 हफ्ते में मुंशी प्रेमचंद ने उसको सपाचट कर दी, मतलब सब खा गए। सपाचट करना मतलब सब खा जाना, खाकर ख़त्म कर देना। मुझे गुड़ का कुछ ऐसा चस्का पड़ गया कि हर वक्त वही नशा सवार रहता। लिखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी को गुड़ का ऐसा चस्का मतलब नशा, ऐसा नशा लगा कि उनको हर वक्त हर समय गुड़ का ही नशा रहता, गुड़ खाने का ही हमेशा नशा रहता। मेरा घर में आना गुड़ के लिए शामत आना था। वो लिखते हैं कि मेरा घर में आना गुड़ के लिए शामत आना था। जैसे मुंशी जी प्रेमचंद जी घर में आता है ऐसा लगता है गुड़ के लिए मुसीबत आ गई। शामत आना मतलब मुसीबत आना, शामत आना मतलब मुसीबत आना। जैसे मुंशी जी प्रेमचंद जी घर में आते तो जरूर गुड़ खाते ही, कहीं से भी खेल कर आते, कहीं से भी आते तो गुड़, जैसे ही घर में आते गुड़ खाना ही पक्का था उनका। 1 हफ्ते में हांडी ने जवाब दे दिया। 1 हफ्ते में हांडी का जब सारा का सारा गुड़ खत्म हो गया। मटका खोलने की सख्त मनाही थी, मतलब देखिए यहाँ पे ताकीद मतलब मनाही। तो उन्होंने उनकी माता ने उनको मटका खोलने की सख्त मना करके गई थी, चेतावनी देकर गई थी। और अम्मा के घर आने में भी पौने 3 महीने बाकी थे। 3 महीने के लिए उनकी माता जी उनके ननियाल गए थे, लेकिन 1 हफ्ते में ही मुंशी प्रेमचंद ने जो उनके लिए अलग से गुड़ रखा गया था हाड़ी में, वो ख़त्म कर दिए थे, वो खाकर सपाचट कर दिए थे। आगे देखिए, मटका खोलने की सख्त मनाही थी और अम्मा के घर आने में अभी पौने 3 महीने बाकी थे। एक दिन तो मैंने बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे सब्र किया, लेकिन दूसरे दिन यह एक आह के साथ सब्र जाता रहा और मटके की एक मीठी चितवन के साथ होश रुखसत हो गया। कहते हैं एक दिन तो उन्होंने अपने नशे को, अपने लत को जैसे तैसे बर्दाश्त किया, सब्र किया मतलब बर्दाश्त किया, सहा उन्होंने। लेकिन दूसरे दिन एक आह के साथ, दुख भरी आह के साथ उनका सब्र टूट गया और मटके की एक मीठी चितवन ने, मटके की मीठी गुड़ की मिठास ने उनके होश को रुखसत कर दिया, उनका होश ख़त्म कर दिया, मतलब वो सारी चीज़ें भूल गए। रुखसत होना मतलब प्रस्थान कर देना, चला जाना। यहाँ मतलब है मटके के मीठी महक ने उनके होश को रुखसत कर दिया, उनके होश, वो अपना होश खो गए, सब भूल गए। क्या भूल गए? कि जो उनकी माता ने उनको सख्त मनाही की थी कि मटका मत खोलना, यह बात वो भूल गए और मटका को खोल दिया उन्होंने। अपने को कोसता, धिक्कारता, गुड़ तो खा रहे हो मगर बरसात में सारा शरीर सड़ जाएगा, गंधक का मरहम लगाए घूमोगे, कोई तुम्हारे पास बैठना भी न पसंद करेगा। अपने मन ही सोच रहे हैं, अपने खुद को कोस रहे हैं। कोसना मतलब निंदा करना, धिक्कारना मतलब बुरा भला करना, अपने आप की वो निंदा कर रहे हैं, अपने आप को भला बुरा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मन में? गुड़ तो खा रहे हो मगर बरसात में सारा शरीर सड़ जाएगा, तब गंधक का मरहम लगाए घूमोगे। ऐसा कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में यदि ज़्यादा मीठा खाते हैं तो जब बरसात होती है शरीर पे अनेकों प्रकार के फोड़ों फंसियाँ बहुत अधिक मात्रा में निकल जाती हैं। यह बात बहुत पुरानी है। तब इतनी दवाइयाँ नहीं थी, इंजेक्शन नहीं थे, सारी चिकित्सा की सुविधा नहीं थी, डॉक्टर नहीं थे। तब क्या होता था? एक गंधक एक पदार्थ होता था और इस गंधक का लेप
लगाकर और शरीर में लगाया जाता था जब शरीर में फोड़े फुंसी होती थी, जब खसरा होता था। वही बात यहाँ पर लिखी गई है और वही बात मुंशी प्रेमचंद जी अपने मन ही मन सोच रहे हैं कि बरसात के दिनों में जब सारा शरीर सड़ जाएगा, मतलब जब शरीर में फोड़े फुंसी आ जाएंगे, तब गंधक का मरहम लगाकर घूमोगे। गंधक ऐसा पदार्थ है जो बहुत अधिक बदबू देता है। जब गंधक का मरहम लगाकर, मरहम मतलब लेप लगाकर घूमोगे, तब कोई भी तुम्हारी गंधक की आती हुई बदबू से तुम्हारे पास कोई भी बैठना पसंद नहीं करेगा। कसमें खाता विद्या की, माँ की, भाई की, ईश्वर की, मगर सब बेसुध, और वह मन भर का मटका पेट में समा गया। मुंशी प्रेमचंद जी एक दिन जब मटके में से निकाल कर गुड़ खाते तो कहते, विद्या की कसम खा रहा हूँ कि मैं आज के बाद मटके का गुड़ नहीं खाऊंगा। माँ की कसम खा रहा हूँ, मटके का गुड़ नहीं खाऊंगा। भाई की कसम खा रहा हूँ, ईश्वर की कसम खा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही उनके ऊपर गुड़ खाने का नशा सवार होता, सारी चीज़ें वो बेसुध हो जाते, मतलब सारी के सारी बातें भूल जाते, सारी के सारे कस्में भूल जाते। ऐसा करते करते कस्में खाते हुए, कस्में तोड़ते हुए सारा का सारा मटके का एक मन भर का गुड़ उनके पेट में समा गया। मतलब सारा का सारा मन भर, मैंने 40 किलो गुड़ का उन्होंने सफाया कर दिया, मतलब उन्होंने खाकर ख़त्म कर दिया। आगे देखते हैं। बालक प्रेमचंद को दूसरा शौक रामलीला देखने का था। बालक प्रेमचंद जी का, बालक क्यों कहा? क्योंकि बालक ये बातें प्रेमचंद जी के बचपन की बातें, इसलिए यहाँ पर लेखक ने, मुदगल जी ने बालक कहा। बालक प्रेमचंद जी का दूसरा शौक, पहला शौक क्या था? गुड़ खाने का शौक था। दूसरा शौक क्या था उनका? रामलीला देखने का। और रामलीला देखने के शौक के बारे में देखते हैं क्या लिखा गया। इस शौक के बारे में भी उन्होंने खुद ही लिखा है। मुंशी प्रेमचंद ने अपने दोनों शौक, गुड़ खाने का शौक और रामलीला देखने का शौक, इन दोनों शौक के बारे में उन्होंने खुद ही लिखा है। एक जमाना हुआ था, एक समय हुआ था जब मुझे भी रामलीला में आनंद आता था। रामलीला में आनंद आता था मतलब मज़ा आता था। आनंद तो बहुत हल्का शब्द है, उसे उन्माद कहना चाहिए। रामलीला देखने में उनको जैसे गुड़ खाने का उनको पागलपन सवार था, नशा था, उसी तरह उनको रामलीला देखने का पागलपन सवार था। उन्माद मतलब पागलपन, उन्माद का अर्थ होता है पागलपन। रामलीला देखने का पागलपन सवार रहता था उनके पास, रामलीला देखते ही थे। संयोगवश उन दिनों मेरे घर से बहुत थोड़ी दूरी पर रामलीला का मैदान था, और जिस घर में लीला पात्रों का रंग रूप भरा जाता था वह तो मेरे घर से बिल्कुल मिला हुआ था। कहते हैं संयोगवश, इत्तेफाक से, उन दिनों जहाँ पर रामलीला खेला जाता था वह स्थान मेरे घर से थोड़े ही दूरी पर था, और जिस घर में लीला पात्रों का मतलब रामलीला में अभिनय करने वाले पात्रों का मतलब कलाकारों का, पात्रों मतलब कलाकारों का रंग रूप भरा जाता था, उनकी सजावट की जाती थी, उनका मेकअप किया जाता था, वह घर तो मेरे घर से बिल्कुल सटा था। वह घर मुंशी प्रेमचंद जी के घर से बिल्कुल सटा हुआ ही था। आगे देखिए। 2 बजे दिन से पात्रों की सजावट होने लगती, उनकी देह में रामरच पीसकर पोती जाती, मुंह में पाउडर लगाया जाता और पाउडर के ऊपर लाल हरे रंग की बूंदकियाँ लगाई जाती थी। कैसे सजाया जाता था उन दिनों में रामलीला पात्रों को? कहते हैं कि दिन के 2 बजे से ही रामलीला रात को खेली जाती थी, लेकिन दिन के 2 बजे से रामलीला पात्रों की सजावट होने लगती थी। दिन के 2 बजे से ही रामलीला में जो अभिनय करने वाले जो कलाकार थे या रामलीला के जो कलाकार थे उनकी सजावट, उनका श्रृंगार 2 बजे से ही चालू हो जाता था। उनकी देह मतलब शरीर, देह का अर्थ शरीर में रामरस पीसकर पोते। रामरस मतलब पीली मिट्टी का लेप, पीली मिट्टी का लेप, पीली मिट्टी का लेप पीस कर पोता जाता था। मुंह में पाउडर लगाया जाता था और पाउडर के ऊपर लाल हरे नीले रंग की बूंदकियाँ लगाई जाती है, और पाउडर के ऊपर उनको सजाने के लिए लाल हरे नीले रंग की बूंदकियाँ मतलब छोटे छोटे डॉट बनाए जाते थे। एक ही आदमी इस काम में कुशल था। कुशल मतलब दक्ष, निपुण। एक ही व्यक्ति रामलीला के सभी कलाकारों का श्रृंगार करने में कुशल था, मतलब एक ही व्यक्ति की जिम्मेदारी थी सारे व्यक्तियों की, सारे कलाकारों का श्रृंगार करना। वही बारी बारी से एक एक करके तीनों पात्रों मतलब तीनों कलाकारों, राम लक्ष्मण सीता का रोल करने वाले तीनों कलाकारों का श्रृंगार करता था। श्रृंगार का मतलब रंग रूप भरता था।
रंग की प्यालियों में पानी लाना, जिस प्याली में, जिस छोटे बर्तन में और रंग और राम रज का लेप होता था, ऐसे जो प्याले थे इन प्यालियों में पानी लाना, राम रज पीसना, पंखा झेलना मेरा काम था। मुंशी प्रेमचंद जी का काम क्या था? सब प्यालियों में पानी लाना, राम रज पीसना और पंखा झेलना। उस समय लाइट की व्यवस्था नहीं थी, तो क्या होता था कि पंखा झलना, मतलब जो अभी भी जब गांव में लाइट नहीं रहती तो घर पर गांव में लोग बेना और पंखे का इस्तेमाल करते हैं गर्मी भगाने के लिए, मतलब हवा लेने के लिए। तो मुंशी प्रेमचंद जी का भी यही काम था कि जो रामलीला के जो कलाकार थे उनको पंखा झलना, मतलब वो बेना पंखी चलाया करते थे ताकि उनको पसीना न हो, उनका मेकअप खराब न हो। रामचंद्र पर मेरी कितनी श्रद्धा थी। श्रद्धा मतलब भक्ति। वो मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि रामचंद्र पर मेरी बहुत ही श्रद्धा थी। अपने पाठ की चिंता न कर उन्हें पढ़ा दिया करता था जिससे वह फेल न हो जाएं। लेखक लिखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी जब छोटे थे तो जब रामलीला के जो पात्र थे, जो राम का रोल करने वाले जो थे, उनको मुंशी प्रेमचंद जी पढ़ाया करते थे। क्यों पढ़ाया करते थे? ताकि वो अपनी परीक्षा में फेल न हो जाएं, असफल न हो जाएं। मुझसे उम्र ज़्यादा होने पर भी वह नीची कक्षा में पढ़ते थे। मुंशी प्रेमचंद से बड़े होने पर, उम्र ज़्यादा होने पर बड़े होने के बावजूद जो राम का रोल करने वाले थे वो मुंशी प्रेमचंद जी से छोटी कक्षा में पढ़ते थे। लेकिन वही रामचंद्र नौका पर बैठे ऐसे मुंह फेर कर चले जाते हैं मानो मुझसे जान पहचान ही ना हो। देखिए, जब उनको पंखा झलते थे उनके साथ हमेशा रहते थे। वही रामचंद्र जी जब रामलीला खत्म हो गई, जाने लगे तो ऐसे मुंह फेर कर चले गए जैसे वो प्रेमचंद जी को जानते पहचानते ही नहीं हो। आगे लिखते, नकल में भी असल की कुछ न कुछ वो आ ही जाती है। नकल में, दिखावेपन में भी सच्चाई की कुछ न कुछ बात सामने आ ही जाती है। मतलब सच्चाई कुछ न कुछ सामने आ ही जाती है। कहने का तात्पर्य है वो सारी चीज़ें बस जब मुंशी प्रेमचंद जी के साथ थे, जब वो कलाकार, तो दिखावेपन के लिए उनसे बातें करते थे, उनसे मिलते जुलते थे। लेकिन जब जाने लगे तो मुंह फेर के चले गए। वही यहाँ पर बात लिखी गई है, नकल में भी असल की कुछ न कुछ वो आ ही जाती है। मतलब दिखावेपन में भी कुछ न कुछ सच्चाई सामने आ ही जाती है। रामलीला समाप्त हो गई थी, राजगद्दी होने वाली थी। रामचंद्र की इन दिनों कोई बात भी न पूछता था, न घर जाने की छुट्टी मिलती थी। कहते हैं रामलीला समाप्त हो गई थी, राजगद्दी होने वाली थी। इन दिनों रामचंद्र की कोई बात भी नहीं पूछता था और न ही घर जाने को किसी को छुट्टी मिलती थी। सारे के सारे कलाकार दूसरे गांव से, दूसरी जगह से आए हुए थे रामलीला करने के लिए। चौधरी साहब के यहाँ से एक सीधा कोई 3 बजे दिन को मिलता था। बाकी सारे दिन कोई किसी को पानी भी नहीं पूछता था। कहते हैं चौधरी साहब के यहाँ, जिनके घर पे रामलीला हुआ करता था, 3 बजे सब एक साथ मिलते थे। उसके बाद कोई भी किसी को पानी भी नहीं पूछता, मतलब कोई किसी को पूछता नहीं था। सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। मेरी श्रद्धा ज्यों की त्यों थी, लेकिन कहते हैं कि मेरी भक्ति रामचंद्र जी के प्रति, मेरी भक्ति जैसे पहले थी वैसे अभी भी बनी हुई थी। प्यारे बच्चों, आज के दिन बस इतना ही। बस इसके आगे हम इस अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसके आगे प्यारे बच्चों, आज के दिन बस इतना ही। बातें प्रेमचंद जी की इस पाठ के अंतर्गत अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से जो बातें बताई गई, इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए, पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। मुझे आशा है कि आपको अवश्य ही समझ में आएगा। इस पाठ के बचे हुए भाग को हम अगले वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।